सर आपसे एक सवाल है कि हमारी इकोनॉमी में लास्ट 10 साल से बिलियनर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? बिलियनर बढ़ना है कोई बुरी बात तो नहीं हो सकती है। देश में सारे लोग बिलियनर हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। 140 करोड़ बिलियनर अगर हमारे देश में हो तो उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। सवाल ये होता है कि बिलियनर बढ़े हैं, बिलियनर बढ़ने के साथ साथ बाकी लोगों का भी कुछ हुआ है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। या सिर्फ कुछ ही लोग बिलियनर बने हैं, बाकी लोग जो है अभी भी जो है गरीबी में जी रहे हैं, तो वैसी स्थिति में तो बिलियनर होना जो है वो एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। पर एक बड़ी समस्या ये है कि ये बिलियनर बने कैसे हैं, और ये बिलियनर बने हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। पहले तो ये है कि अगर हमारे देश में आप जिनको बिलियनर बोल रहे हैं, कुबेर लोग बोलते हैं जिनको, अरबपति लोग जो हो गए हैं, ये पिछले 30-40 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 10 साल की बात नहीं है, पिछले 30-40 साल में ये बढ़े हैं। और अब स्थिति ये है कि अगर आप देखें पर कैपिटा बिलियनर, मतलब कि पूरी जनसंख्या को अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे रख लें, तब देखेंगे कि अभी जो है वो भारत नंबर 1 पे है। कि मतलब हमारे जिससे जितना बिलियनर होना चाहिए, बाकी गैर अमीर देशों से भी अगर हम कंपैरिजन कर लें, अमेरिका से या यूरोप से या बाकी जो पुराने अमीर देश हैं, तो हमारे देश में बिलियनर जो है वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मंजूर है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा हो तो हो सकता है हो जाएगा। सवाल है कि ये बिलियनर जो है वो जिस तरीके से बिलियनर बने हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, और वो चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे उसमें रिसर्च हुए हैं। उसमें दो ही चीज़ें मैं उसमें बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि आप बिलियनर बन सकते हैं अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था में अगर आप सारे जो है वो इनोवेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोडक्टिविटी गेन्स आप कर रहे हैं, तो ऐसा एंटरप्रेन्योर अगर आप जो है वो बिलियनर बन रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बिल गेट्स ने एक नया प्रोडक्ट निकाला या स्टीव जॉब्स ने नया प्रोडक्ट निकाला और वो बिलियनर बने तो मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप बिलियनर बन रहे हैं इनोवेशन के चलते नहीं, बल्कि इसलिए कि आप किसी सरकार के करीब हैं या किसी व्यवस्था के करीब हैं, तब जो है वो बिलियनर होना प्रॉब्लम है, जिसको हम आम तौर की भाषा में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म कारण है आपके बिलियनर के बढ़ने का, तो वो देश के व्यवस्था पे एक सवाल उठाता है, देश की फ्यूचर के बारे में जो है एक सवाल पैदा करता है। और हमारे देश में जो दिखने में आया है वो चीज़ आया है कि क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं ये रोल प्ले किया है, इसलिए बिलियनरों का बढ़ना जो है वो एक समस्या के बात कर सकती है। दूसरी जो है उसी से जुड़ी हुई बात जो है कि हम दो चीज़ों के बारे में डिस्टिंग्विश कर लें। एक होता है प्रो मार्केट, दूसरा होता है प्रो बिजनेस। प्रो मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन वाला है, एवरीबडी हैज़ राइट टू एंटर, राइट टू एग्जिट, और वो जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट वाला सिस्टम होता है जिसमें मार्केट तय करता है कि आप जीतेंगे या कोई और जीतेगा, जो आप परफॉर्म नहीं करेगा वो हारेगा, ये चीज़ मार्केट तय करती है। प्रो बिजनेस आती है जहाँ पे कि आप जो है वो उन चीज़ों से आपकी वृद्धि हो रही है, आपका धन बढ़ रहा है, जहाँ पे कि आप सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ हमारे यहाँ दिखती है। अब आप अमेरिका में बिलियनर्स को ले लीजिए। अमेरिका में अगर बिलियनर्स की लिस्ट आप लेंगे तो उसमें एलन मस्क आ जाएंगे, उसमें स्टीव जॉब्स आ जाएंगे, अभी तो नहीं है लेकिन एप्पल आ जाएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, आपको उसमें सारे टेक फर्म्स आ जाएंगे। ज़्यादातर इसमें आपको उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं मिलेगा, आपको उसमें कोई रियल एस्टेट वाला नहीं मिलेगा, आपको उसमें कोई माइनिंग वाला नहीं मिलेगा। हमारे देश में आप बिलियनर्स की लिस्ट उठा लीजिए, उसमें कोई टेक वाला नहीं मिलेगा, आपको एक भी बंदा टेक वाला नहीं मिलेगा। टेक वाला 20वें-22वें नंबर पे जाके इन्फोसिस का कोई आपको मिल जाएगा, आपको शिवनादर एक मिल जाएंगे, आपको 1-2 लोग मिल जाएंगे, पर बाकी सारे लोग हैं इनके इंटरेस्ट या तो माइनिंग में है या फिर आप स्पेक्ट्रम में है, नेचुरल, अगेन वो नेचुरल रिसोर्स है, एक तरीके से सरकार कंट्रोल करती है। आपको रियल एस्टेट वाले लोग मिल जाएंगे, आपको जो है वो वैसे लोग मिल जाएंगे जो इनहेरिटेंस से बिलियनर बने हैं, फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स नहीं हैं। वो भी एक आंकड़ा है, हमारे यहाँ करीब करीब 35 से 40% बिलियनर्स ऐसे हैं जो इनहेरिटेंस वाले हैं, मन के इनके बाप दादा जो है वो थे, वो अभी भी जो है बिलियनर बने जा रहे हैं। अमेरिका में ये उल्टा है, अमेरिका में ये सारे लोग आपको फर्स्ट जनरेशन वाले मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो कि आपको 1950 में भी बिलियनर थे और अभी भी बिलियनर हैं। तो वो चीज़ जो है ये किस सेक्टर से आप बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताता है और देश की भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर इसमें एक और चीज़, जैसे आपने क्रोनी कैपिटलिज्म कहा,
तो काफ़ी लोगों का ये होता है आर्ग्यूमेंट कि अगर मुझे समझो 400 एकड़ ज़मीन चाहिए प्लांट लगाने के लिए, तो इतनी ज़मीन होगी किसके पास? सरकार से तो बात करनी ही पड़ेगी, सरकार के बगैर कहाँ ये देश में कुछ होता है। जब अब ये सब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो उसके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सरकार से सहायता लेना या सरकार से मतलब मदद लेना वर्सेस टोटली क्रोनी कैपिटलिज्म करना? इसमें डिफरेंस लोग कर नहीं पाते हैं। नहीं, वो डिफरेंस करना ज़रूरी है। वो आप अगर उस पर वो डिफरेंस करना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि आपको 400 एकड़ ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर देश में 400 एकड़ ज़मीन जिसको जिसको दी गई, हमारे देश में एक समय में जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हमने 100 से ऊपर दिए है। आज उनकी स्थिति क्या है? ज़मीन लेके वहाँ पे रियल एस्टेट का काम अगर आप कर रहे हैं तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। अगर हमारे देश में हर व्यक्ति जिसको 400 एकड़ ज़मीन सरकार ने दी होती और मैन्युफैक्चरिंग हम कर लेते तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग के हब होते। आज मैन्युफैक्चरिंग के हब चाइना नहीं होती। पर सवाल ये होता है कि आप सरकार से कहते कुछ हैं, ज़मीन किसी और नाम पे लेते हैं, पर उस पे जो है मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करके कुछ और करते हैं, वो गलत है। और अगर आप सरकार के काम ये नहीं है कि वो बैठ के जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाए। सरकार का काम है कि ठीक है हमारे पास 400 एकड़, आपको 400 एकड़ ज़मीन चाहिए, हम 400 एकड़ ज़मीन लेंगे, लेकिन वो 400 एकड़ किसके पास जाएगा ये तय करना सरकार का काम नहीं है, वो मार्केट का काम है। जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो उसमें करेगा। अगर आपका एयरलाइन इंडस्ट्री में और एयरपोर्ट इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप कल तक धनिया बना रहे थे और आज एयरपोर्ट बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कल तक जो है कुछ और कर रहे थे और आप कुछ और करने लगेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। कल तक आप जो है वो योग कर रहे थे और आज सबसे बड़े जो है वो आप धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो वो तो नहीं होगा ना। वो उसमें तो कोई फ़र्क होगा ना कि आप बिजनेसमैन हैं कि आप जो है वो क्या हैं। इसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार ये डिसाइड करेगी कि आप क्या बनेंगे और बिजनेसमैन डिसाइड करेगा कि सरकार क्या करेगी, तो वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाता है। बेसिकली अगर समझो मेरे पास एक एक्सपर्टीज़ है एक चीज़ में, और वो एक्सपर्टीज़ मैं सरकार के पास लेके जाता हूँ, वो एक अलग टाइप के एक अलग टाइप का कैपिटलिज्म है वर्सेस जो सरकार के पास है। सरकार के पास जो है मैं वो बस सस्ते में लेने पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल, वो तो माफिया है, फिर वो माफिया हो गया। हाँ, वो माफिया बात तो वही हो जाती है ना, बात वही हो जाती है। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री कर रहे थे, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको चाहिए कि सरकार आपको जो है कुछ मदद करे, आपको व्यवस्था करे, ठीक है, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए आपको, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है, आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो हम उसके लिए आपको जो है जितनी भी मदद होगी सरकार करेगी, तो वो जायज़ है। पर आप आज के दिन में जो है वो यूट्यूब में है या जिस बिजनेस में है, लेकिन कल को आप में से आपको बोले कि सरकार आपको सीमेंट फैक्ट्री के लिए दे दे 400 एकड़, तो मैं कहूँगा कि ये क्रोनी है, क्रोनी कैपिटलिज्म है।